आज़ादी नंबर 26। आज़ादी किस्त नंबर 26। जिस रोज़ हम दिल्ली से फरार हुए उसी रोज़ फ्रंट के दिल्ली के खुफिया अड्डे पर छापा पड़ा और हमारे बहुत से साथी शहीद हो गए। मैं कुछ हमदर्दों की मदद से अमृतसर के रास्ते पाकिस्तान की सरहद अबूर करने में कामयाब हो गया। 3-4 रोज़ पहले हम जम्मू पहुंचे थे। जम्मू से चंद मील दूर एक छोटी सी बस्ती। ठीक है, चलो मान लिया कि तुम तारिक सईद हो, लेकिन ये औरत कौन है और भारतीय फौज की ये वर्दी? गौहर ने उसकी बात काटते हुए कहा। वही बताने जा रहा हूँ, तारिक ने कहा और जम्मू से रवानगी से लेकर अब तक के वाक़यात की तफसील बता दी। ओह, तो वो चौकी तुम दोनों ने उड़ाई है? गौहर चौंक गया। हाँ, तारिक ने मुख्तसर सा जवाब दिया। हमारे चंद साथी आने वाले हैं, हमें दरअसल उन्हीं का इंतज़ार था। आने वाली पार्टी में 2 नौजवान ऐसे भी हैं जो 5 साल पहले लिबरेशन फ्रंट में थे। अगर उन्होंने तुम्हें शनाख्त कर लिया तो हम तुमसे अपने रवैये की माफ़ी मांग लेंगे। वो सूरत दीगर तुम अपने इंजाम का तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। इस वक्त तुम दोनों को इस कमरे में रहना होगा। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगे। ठीक है, तारिक ने कहा, लेकिन क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख और थकन ने मेरी साथी की हालत बहुत बुरी हो रही है। इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है। गौहर ने कलाई पर बंदी घड़ी देखते हुए कहा। बहरहाल देखता हूँ इस सिलसिले में क्या हो सकता है। वो तीनों कमरे से निकल गए और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। नीलम दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। भूख और थकन से वाकई उसकी हालत गैर हो रही थी। थकन का गलबा ज़्यादा था। चंद सेकंड बाद ही इसकी आंखें बंद होने लगी। तारिक भी उसके करीबी दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए। उनमें एक तो शिमरोज़ था, उसने राइफल संभाल रखी थी, और दूसरे ने उबले हुए चावलों से भरा हुआ एक तश्त उठा रखा था। उसके साथ 2 प्लेटें और प्याले में शोरबा सा था। जल्दी में चावल उबाल दिए हैं और ये रात के खाने से बचा हुआ थोड़ा सा शोरबा है, इससे गुजारा कर लो, शिमरोज़ ने कहा। तारिक ने नीलम को झंझोड़ कर उठाया। शिमरोज़ का साथी पानी का जग भी दे गया था। उन दोनों के बाहर जाने के बाद तारिक और नीलम ने चावल खाए। शोरबा अगरचे बहुत ही बदमज़ा था, लेकिन उन्होंने कल सुबह नाश्ते के बाद से कुछ भी नहीं खाया था। इस वक्त उबले हुए चावल और बदमज़ा शोरबा भी बहुत अच्छा लग रहा था। मज़ीद आध घंटा गुजर गया और फिर दूसरे कमरे में बातों और कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। चंद मिनट बाद दरवाज़ा खुला और 3-4 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें एक शिमरोज़ था, दूसरा गौहर, और बाकी 2 की आंखों से तारिक ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो अजनबी हैं। उन सबके चेहरों पर अब भी निकाबों में छुपे हुए थे। इसे पहचानते हो गुलरेज? गौहर ने अपने साथ आने वाले एक निकाबपोश से कहा। उसका इशारा तारिक की तरफ था। अरे तारिक! गुलरेज उसे देखते उछल पड़ा। तुमने अगरचे दाढ़ी रख ली है, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया है। लेकिन तुम्हारे बारे में तो मैंने सुना था कि तुम दिल्ली में पकड़े गए थे और तुम्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। इसी जेल की दीवारें मुजाहिदीन को महसूर नहीं रख सकती, तारिक ने जवाब दिया। उसके मुंह से इत्मीनान का सांस निकल गया था। गुलरेज का नाम अगरचे उसके लिए जाना पहचाना था, मगर वो उसका चेहरा अभी तक नहीं देख सका था। गुलरेज ने चेहरे पर से लिपटा और रुमाल उठा दिया। तारिक ने उसे फौरन पहचान लिया। वो लिबरेशन फ्रंट में उसके साथ रह चुका था और वो दोनों भारतीय फौजियों के खिलाफ कई कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुके थे। गुलरेज दोनों बाहें फैलाकर आगे बढ़ा और तारिक उससे लिपट गया। गौहर और उसके साथियों ने अब चेहरों से निकाब उतार दिए और उससे बारी बारी तारिक से मुआनका करने लगे। गौहर उस पार्टी का इंचार्ज था। उसकी उम्र 20-21 साल से ज्यादा नहीं थी। पार्टी के दूसरे लड़के भी इसी कमरे में आ गए। अब उनकी मजमूई तादाद 18 थी और उनमें कोई भी 20-21 साल से ज्यादा उम्र का नहीं था। ये सब कश्मीरी मुजाहिदीन थे जो अपने वतन की आज़ादी के लिए सरों पर कफन बांधकर मैदान में निकल आए थे। ये उनके खेलने और पढ़ने के दिन थे, लेकिन उन्होंने कंधों पर राइफल और मशीन गनों का बोझ उठा रखा था। उन्होंने किसी मिलिट्री अकेडमी से तरबियत हासिल नहीं की थी। किसी जनरल ने उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने वादे कश्मीर में भारतीय फौजों का नातका बंद कर रखा था। ये सरफिरे नौमर लड़के भारतीय फौजी काफिलों और चौकियों पर बिजली बनकर गिरते और कहर बनकर उन्हें तबाह बर्बाद करते हुए निकल जाते। वो लोग कुछ देर तक तारिक और उससे उसके बारे में बातें पूछते रहे। तारिक ने उनसे कोई बात नहीं छुपाई। अब कुछ छुपाने की जरूरत भी नहीं थी। जब तारिक ने बताया कि उधमपुर की करीब फौजी चौकी उसने और नीलम ने तबाह की है, तो गुलरेज उछल पड़ा। हैरत अंगेज, वो बोला, ये 1 या 2 आदमियों का काम नहीं था। उस चौकी पर 10-12 फौजी थे जो सबके सब खत्म हो गए और गोला बारूद का बहुत बड़ा जखीरा तबाह हो गया। भारतीय फौजियों का ख्याल था कि मुजाहिदीन की किसी बड़ी पार्टी ने इस चौकी पर छापा मारा था। वो आसपास के इलाकों में मुजाहिदीन को तलाश कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गए? मैंने तुम्हें बताया था कि हमने जम्मू की एक निवाही बस्ती में चंद भारतीय फौजियों को हलाक करके ये वर्दियाँ और जीप वहीं से हासिल की थी, तारिक ने बताया। ओह, तो वो जीप तुम्हारी थी? गुलरेज बोला। कौन सी जीप? गौहर ने सवाले निगाहों से उसके देखा। यहाँ से चंद मील दूर हमें एक जीप खड़ी हुई मिली थी। हम ये समझे थे कि भारतीय फौजी आसपास कहीं मौजूद है। हम पहले तो घात लगाए बैठे रहे, फिर जीप पर कब्जा कर लिया।
लेकिन ये जीप किस्सा स्टार्ट नहीं हो रही थी। आखिरकार हमने उसे एक गहरे खड्ड में धकेल दिया ताकि भारतीय फौजी भी इसे इस्तेमाल न कर सके। गुर्रेज ने कहा। जीप में पेट्रोल तो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से हमने उसे छोड़ दिया, तारिक ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है, कोई खास मुहिम? गुलरेज और गौहर ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर गौहर ने कहा, डोडा में भारतीय फौज ने एक नई चौकी कायम की है जहां गोला बारूद की बहुत बड़ी मिकदार जमा की गई है। उसे इलाके का मरकजी असला डब्बू बनाया गया है जहां से कुर्बो जवार की चौकियों और फौज की गश्ती पार्टियों को असला सप्लाई किया जाता है। आज हम उस असला डब्बू पर रेड करने वाले हैं। किस वक्त? तारिक ने पूछा। सुबह 4 बजे, गौहर ने बताया। हमें गुलरेज उसके साथियों का इंतजार था। कुछ देर बाद हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं। क्या मुझे इस मुहिम में शरीक होने की इजाज़त दी जा सकती है? तारिक ने कहा। हमें खुशी होगी, लेकिन तुम्हारी ये साथी। गौहर ने नीलम की तरफ देखा। इसे औरत जानकर कमज़ोर मत समझो, तारिक ने कहा। उधमपुर वाली चौकी तबाह करने में नीलम ने बड़ी जहानत और दिलेरी का मुजाहरा किया है। वैसे भी मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। इसे मेरे साथ ही श्रीनगर पहुंचना है। ठीक है, तुम अपनी जिम्मेदारी पर इसे साथ ले सकते हो, गौहर ने जवाब दिया। शुक्रिया, लेकिन हमारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। गौहर ने उसकी बात काट दी। चंद मिनट बाद उनके लिए कपड़ों का इंतजाम कर दिया गया। नीलम के लिए भी मर्दाना जोड़ा फराहम किया गया। फिर गौहर अपने 2 साथियों के साथ उस कमरे में एक जगह फर्श के तख्ते उखेड़ने लगा। 3 तख्ते उखेड़े गए। इस तरह 3 मुरबा फीट का खलासा बन गया। तख्तों के नीचे ज़मीन पर इतनी ही लंबी चौड़ी सीमेंट की एक सील थी, जिसे बड़ी एहतियात से उठाकर एक तरफ रख दिया गया। उसके नीचे तहखाना था। गौहर के इशारे पर 2 आदमी तहखाने में उतर गए। कुछ देर बाद कमरे में असले का ढेर लग गया। ये असला उस तहखाने से निकाला गया था। उनमें 4 रॉकेट लॉन्चर, मुतअद्दिद रॉकेट, हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक राइफलों और सब मशीन गनों की कई मैगजीन थे, जिन्हें पार्टी के आदमियों तक तकसीम कर दिया गया। तारिक और नीलम को भी एक एक सब मशीन गन, फाजल मैगजीन और 2 हैंड ग्रेनेड दिए गए। नीलम में पहले की तरह चाकू चौबंद नजर आ रही थी। पेट भरकर खाने और 2-2.5 घंटों के आराम से उसे बहुत सहारा मिला था। गौहर ही इस छापामार पार्टी का लीडर था। उसने सबको हमले का मंसूबा समझाया और सब लोग 2-2, 3-3 की टोलियों में मकान से निकलने लगे। उस वक्त रात के 3 बजे थे और उनका रुख दरिया चिनाब की तरफ था। तकरीबन 20 मील का फासला तय करके वो दरिया के किनारे पर पहुंच गए। पुल वहां से बाईं तरफ तकरीबन 1.5 कोस के फासले पर था। ज़ाहिर वो पुल की तरफ जाने की हिमाकत नहीं कर सकते थे। उन्हें यहीं से दरिया पार करना था। दरिया के दूसरे किनारे पर डोडा शहर आबाद था। दरिया का किनारा खासा ढलवां था। वो बड़ी एहतियात से एक एक करके ढलान पर उतर रहे थे। पहाड़ों पर बर्फ जमी होने की वजह से दरिया में पानी ज़्यादा नहीं था। वो पत्थरों पर से होते हुए चलते रहे। कहीं कहीं उन्हें पिंडी तक पानी में चलना पड़ा। बस में एक जगह पानी कमर तक गहरा था और यहाँ बहाव भी तेज़ था। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर कतार में चलते रहे। कतार में शमरोज सबसे आगे था। दूसरे किनारे की ढलान पर वो रुक गए। यहाँ बड़े बड़े पत्थर थे। गौहर ने एक पत्थर की आड़ में खड़े होकर पेंसिल टॉर्च रोशन कर ली और दरिया की बाईसमत रुख करके रोशनी के सिग्नल देने लगा। चंद सेकंड बाद दूसरी तरफ से भी रोशनी के सिग्नल दिए जाने लगे। आओ। गौहर ने टॉर्च बुझाकर जेब में डाल ली। वो सब गौहर के पीछे उस तरफ चलने लगे जहाँ से रोशनी के सिग्नल दिए गए थे। 5 मिनट में उस जगह पहुँच गए। एक बड़े पत्थर की आड़ में एक निकाबपोश मुजाहिद उनका मुंतजिर था। क्या पोजीशन है अयूब? गौहर ने सरगोशाना लहजे में पूछा। शहर में दाखिले के तमाम रास्तों पर नाकाबंदी है। असला डब्बो और कैंप शहर की बाईं तरफ पहाड़ी के दामन में है। हम दरिया के किनारे के साथ साथ चलते हुए पिछली तरफ से पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं, लेकिन उस तरफ भी पेट्रोलिंग होती रहती है। हमें मुहतात रहना पड़ेगा, अयूब ने जवाब दिया। वो लोग दरिया से निकलकर किनारे पर आ गए और अयूब की रहनुमाई में चलने लगे। उन्हें तकरीबन 1.5 मील का फासला तय करना पड़ा। आखिरकार वो उस पहाड़ी के करीब पहुंच गए जिसके दामन में फौजी कैंप था। इससे आगे शहर फैला हुआ था। पहाड़ी पर भी कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी। ये कश्मीरियों के मकानात थे जिन्हें फौज ने खाली करवा के अपने कब्जे में ले रखा था। पहाड़ ज्यादा बुलंद नहीं था। अयूब की इत्तला के मुताबिक इस पहाड़ी के पीछे गश्त होता था, लेकिन गौहर को यकीन था कि पहाड़ी के ऊपर भी कोई ना कोई चौकी जरूर होगी। वो लोग पहाड़ी की पुश्त पर पहुंच गए। कुछ ही देर बाद पथरीले रास्ते पर भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। वो लोग तारीकी में डूब के उस समझ देखते रहे जिस समझ से आवाजें आ रही थी। चंद मिनट बाद 4 फौजी बातें करते हुए उनके सामने से तकरीबन 10 गज के फासले से गुजर गए। उनमें से 2 सिगरेट के कश लगा रहे थे। चलो, गौहर ने सरगोशी करते हुए कहा। वो सब बुलंदी की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चलने लगे। ये पहाड़ी 500 फीट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। गौहर का ये अंदाजा दुरुस्त निकला कि पहाड़ी की चोटी पर भी एक निगरान चौकी मौजूद थी। चोटी पर बहुत बड़ी हमवार जगह थी जहाँ चौकी कायम की गई थी। एक तरफ लकड़ी के 2 छोटे कमरे भी बने हुए थे।
जबकि एक जगह रेत की बोरियां रखकर मोर्चा सा बना दिया गया था और वहां 2 भारी मशीन गनें नस्ब थीं। दोनों मशीन गनों पर गनमैन बैठे हुए थे। 2 मुहाफिज कंधों पर सब मशीन गनें लटकाए टहल रहे थे। पहाड़ी पर चढ़ते हुए गोहर के एक साथी के पैर के नीचे से पत्थर निकल गया और पुरशोर आवाज से ढलान पर लुढ़कने लगा। कौन है वहां? रुक जाओ। फिजा में एक मुहाफिज की आवाज गूंजी। गोहर के 2 आदमी मुहाफिजों की नजरों में आ गए थे। मुहाफिजों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोहर के दोनों साथी फायरिंग में जद में आ गए। दोनों के जिस्म गोलियों से छलनी हो गए और वो ढलान पर लुढ़कते चले गए। फायर! गोहर चीखा। मुख्तलिफ पत्थरों के पीछे से मुजाहिदीन ने फायरिंग शुरू कर दी। भारतीयों की दोनों भारतीय मशीन गनें भी बेवक्त वक्त धाड़ने लगी। तारिक जिस पत्थर के पीछे छुपा हुआ था उस पर गोलियों की बारिश हो रही थी। नीलम भी तारिक के साथ थी। तुम फायरिंग जारी रखो, मैं उस तरफ ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, तारिक ने नीलम से कहा और पत्थरों की आड़ में रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक जगह तारिक रुक गया। वो जिस पत्थर के पीछे छुपा हुआ था, मशीन गन वाला मोर्चा वहां से तकरीबन 15 गज ऊपर था। उसने जेब से हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन खींची और खड़े होकर उसे पूरी कुव्वत से मोर्चे की तरफ उछाल दिया। हैंड ग्रेनेड फंडे फेंकते ही वो नीचे लेट गया। उसे लम्हे कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। ग्रेनेड मोर्चे के बाहर गिरा था। तारिक ने एक लम्हा जाए के बगैर दूसरा ग्रेनेड उछाल दिया। ये ग्रेनेड मोर्चे के अंदर गिरा। एक और धमाका हुआ और मोर्चा किसी परिंदे के घोंसले की तरफ बिखर गया। मशीन गनों और गनमैनों की लाशों के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। मुजाहिदीन अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए चौकी पर पहुंच गए। चौकी के 1-2 मुहाफिज जिंदा बच गए थे और अपनी जान बचाने की बड़ी तेजी से दूसरी तरफ ढलान पर दौड़ रहे थे। मुजाहिदीन ऊपर ताक कर निशाना रखा। पहाड़ी के दामन में फौजी कैंप में खलबली सी मच गई। कैंप से ऊपर वाली चौकी तक आने के लिए पहाड़ी पर बल खाता एक कुशादा रास्ता मौजूद था, जिस पर भारी ट्रक चल सकते थे। कई गाड़ियों के हेडलैम्प्स की रोशनी इस वक्त भी पहाड़ी की बल खाती सड़क पर नजर आ रही थी, जिसका मतलब यह था कि भारतीय फौजी ऊपर आ रहे हैं। शिमरोज फिजा में गोहर की आवाज गूंजी, रॉकेट फायर करो। वो मुजाहिदीन जिनके पास रॉकेट लॉन्चर थे पोजीशन लेकर बैठ गए। कुछ देर बाद बेहक वक्त 4 रॉकेट फायर हुए तो फौजी कैंप पर गोया क़यामत टूट पड़ी। ठीक उसी वक्त पहाड़ी पर दाएं और बाएं समझ से फायरिंग शुरू हो गई। कुछ भारतीय फौजी उन अतराफ से पहाड़ी पर पहुंचने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने मुजाहिदीन को घेरे में लेने की कोशिश करते हुए फायर खोल दिए थे। कैंप में मुसलसल कान फाड़ देने वाले धमाके खौफनाक आवाज से गूंज रहे थे। गोहर ने चीखकर अपने साथियों को वापसी का हुक्म दे दिया। उनका मकसद पूरा हो चुका था। मुजाहिदीन घेरा तोड़ने की कोशिश करते मुख्तलिफ समतों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तारिक और नीलम गोहर के साथ थे। वो पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने की कोशिश में थे। इस दौरान गोहर के एक और साथी की खौफनाक चीख गूंजी और वो ढलान पर लुढ़कता चला गया। इस मार्के में ये तीसरा मुजाहिद शहीद हुआ था। तारिक नीलम का हाथ पकड़े उसे ढलान पर खींचता हुआ जा रहा था। नीलम ने अब तक मर्दों की तरफ बहादुरी का मुजाहरा किया था। उसने साबित कर दिया था कि वो एक औरत ही नहीं, एक दिलेर और बाहिम्मत मुजाहिदा भी है। ढलान पर दौड़ते हुए अचानक तारिक का पैर रपट गया। नीलम ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और दोनों ढलान पर लुढ़कने लगे और आखिरकार एक पत्थर से टकराकर रुक गए। तारिक और नीलम एक दूसरे के ऊपर नीचे थे। तारिक ने संभलने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक गुर्राहट उसकी समाज से टकराई। अपनी जगह से हरकत मत करना। तारिक और नीलम ने बेहक वक्त ऊपर देखा। इसके साथ उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे दिल डूब रहे हों। उनके सामने 3 भारतीय फौजी सब मशीन गन्ने ताने खड़े थे। अगर हम चाहें तो तुमके जिस्मों की इतनी गोलियां उतारें कि जख्मों का शुमार मुश्किल हो गए, लेकिन हम तुम्हें जिंदा रखेंगे ताकि तुम्हारे साथियों के ठिकाने मालूम कर सकें, एक फौजी ने गुर्राते हुए कहा। नीलम और तारिक अभी तक जमीन पर पड़े हुए थे। पहाड़ी की दूसरी तरफ कैंप में अभी तक मुसलसल धमाके हो रहे थे। अचानक दाईं तरफ आहट सुनकर वो तीनों फौजी उस तरफ घूम गए। इससे पहले कि वो कुछ समझते, फिजा फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। तीनों फौजी खून में लथपथ होकर गिरे। उनके जिस्म छलनी हो गए थे। एक फौजी नीलम के ऊपर गिरा था। उसके जख्मों से बहने वाले खून ने नीलम के लिबास को भी तर कर दिया था। नीलम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। तारिक इस तरफ, हरी अब। दाईं तरफ से सरगोशी उभरी। तारिक उस आवाज़ को शिनाख्त नहीं कर सका, लेकिन जाहिर था वो उन्हीं का कोई साथी था। उसने भारतीय फौजी की लाश को घसीटकर नीलम के ऊपर से हटाया और उसका हाथ पकड़कर आवाज़ की समझ दौड़ा। वो गुलरेज था जिसने बर्वक्त कार्रवाई करके इन्हें बचा लिया था। गुलरेज ने इशारा किया और वो तीनों पहाड़ी ढलान पर एक तरफ दौड़ते चले गए।